हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 5 जुलाई के एडिटोरियल की। टाइटल है एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म। तो देखिए, एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म में सबसे पहले तो रिफॉर्म का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। रिफॉर्म जो शब्द है इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। क्या मतलब है? इम्प्रूवमेंट, सुधार। और इसकी जो वर्ड कैटेगरी है वो है नाउन। जो इनकम्प्लीट दे रखा है वो है एडजेक्टिव। इनकम्प्लीट रिफॉर्म में मतलब हुआ एक अपूर्ण सुधार। एक सुधार तो है लेकिन कंप्लीट सुधार नहीं है, ये मतलब है। किस चीज को लेकर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 6 years ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के 6 साल पूरे हो गए। ये जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, अभी 2023 चल रहा है। तो 6 साल इसके जो पूरे हो गए उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए विस्तार से पढ़ें तो डिस्पाइट गेन्स। डिस्पाइट जो है ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद। इसकी जगह आप लिख सकते हो इन, स्पेस देंगे स्पाइट, फिर स्पेस देंगे ओ, इन स्पाइट ओ। ये होता है के बावजूद। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बावजूद, लाभ के बावजूद, इसके साथ ऑफ नहीं लगेगा, इन स्पाइट में लगेगा, डेस्पाइट से ऑफ हटता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के बावजूद द इनडायरेक्ट टैक्स रेशीम, इसको क्या पढ़ते हैं? रेशीम। ये भी नाउन है। और रेशीम का मतलब होता है, आप इसे सिस्टम कह सकते हैं या इसे आप कह सकते हैं मैकेनिज्म। क्या कह सकते हो? मैकेनिज्म। जो भी ये तंत्र है, सिस्टम है। तो प्रॉफिट के बावजूद जो ये इनडायरेक्ट टैक्स का रेशीम है, मतलब जीएसटी है, इज यट टू। जहां भी यट टू लगता है इसका मतलब है कोई भी काम करना बाकी है। जैसे आई एम यट टू एक्सप्लेन दिस, मुझे अभी भी ये समझाना शेष है, मुझे समझाना है। ही इज यट टू डिलीवर अ लेक्चर, उसे अभी भी एक लेक्चर डिलीवर करना है। ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वो यट टू से बनते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स रेशीम जो है उसे अभी भी बनना है। क्या? ट्रूली, बिल्कुल रियल कंडीशन में, सिंपल और एफिशिएंट। या तो ये कह दो कि सामान्य बनना है या फिर सक्षम बनना है। ठीक, तो लाभ तो इससे हुआ है जीएसटी से, उसके बावजूद भी ये इनडायरेक्ट टैक्स रेशिम जो है, अप्रत्यक्ष कर वाला जो सिस्टम है, इसको अभी भी सही मायने में सिंपल या सक्षम बनना है। ठीक है, ट्रूली की स्पेलिंग देखो आप। ट्रू जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है TRUE, लेकिन जब ट्रूली आप लिखते हो तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? TRULY, मतलब ई हट जाता है इससे। ये काम की बात है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इंडियाज ट्रिस्ट। ये क्या है? ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? मीटिंग। एक जनरली इसका मतलब ये होता है जो लवर्स के बीच में एक अपॉइंटमेंट होता है, डेट होती है, मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं। तो ये जो भारत का मिलन हुआ, या फिर भारत ने जब जीएसटी लागू किया तो भारत का जो मिलन हुआ है, मीटिंग हुई है, तो लिख लीजिए ट्रिस्ट का मतलब। ट्रिस्ट ये नाउन है। ठीक है, इसका मतलब लिख लीजिएगा, ट्रिस्ट का मतलब है मीटिंग। तो भारत का जो ये मिलन हुआ है, भारत की जो ये मीटिंग हुई है, किसके साथ? जीएसटी के साथ। लॉन्च्ड एट अ स्पेशल मिडनाइट पार्लियामेंट सेशन। ये लॉन्च कब किया गया था जीएसटी? ये लॉन्च किया गया था कहां पर? एक विशेष मिडनाइट पार्लियामेंट सेशन हुआ था, एक अर्धरात्रि को, आधी रात को संसदीय सत्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया था विद अनयूजुअल फैनफेयर। अनयूजुअल का असामान्य एडजेक्टिव है, फैनफेयर का मतलब धूमधाम, सेलिब्रेशन। ठीक है, आप किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए धूम धड़ाका जो करते हो उसको बोलते हैं फैनफेयर। तो ये एक प्रकार से सेलिब्रेशन है, धूमधाम से इसको लागू किया गया था। कंप्लीटेड, अब ये कंप्लीट आ रहा है जीएसटी के लिए। इस जीएसटी ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या कंप्लीट कर लिया? 6 years, 6 साल, दिस मंथ, इस महीने। ठीक है, यहां तक फिर पढ़ोगे तो भारत का जो अपॉइंटमेंट, भारत की जो मीटिंग है जीएसटी के साथ, इस मीटिंग ने, इस ट्रस्ट ने कंप्लीट कर लिया। ये इसकी वर्ब हो गई, 6 साल, इस महीने। ठीक है, और ये लॉन्च कब किया गया था? बताया, लॉन्च किया गया था एक स्पेशल मिडनाइट पार्लियामेंट सेशन में, और बहुत ही एक धूमधाम से इसको लॉन्च किया गया था। अनयूजुअल का सामान्य होता है, फैनफेयर का सेलिब्रेशन है। आगे कह रहा है मार्किंग द ओकेजन। यहां मार्क का मतलब है कमेमोरेट करना, मतलब याद करना, सेलिब्रेट करना। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको।
यहां जो मार्क शब्द है, वैसे मार्क का चिन्हित करना होता है, तो मार्क का मतलब यहां पे है कमेमोरेट। अब कमेमोरेट क्या होता है? कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना, सेलिब्रेट करना, मनाना। ठीक है, तो इस अवसर को, कौन सा अवसर की 6 साल पहले लागू किया गया था, इस चीज को याद करते हुए, इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब आप आईएनजी जब आप आईएनजी फॉर्म का मतलब ये निकालते हो ना कि ऐसा करते हुए, तो उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा करें। तो ओकेजन को, ये जो अवसर है, अवसर कौन सा है? 6 साल पूरे हो गए, ये अवसर है, तो ये दय लग गया, पता लग गया हमें कौन सा ओकेजन है। तो इस अवसर को कमेमोरेट करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो हैं, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एम्फेसाइज किया। अब एक काम की बात है, एम्फेसाइज जो होता है वो वर्ब होती है, एम्फेसाइज वर्ब है, और एक होता है एम्फेसिस, ये नाउन है। एम्फेसाइज वर्ब है, एम्फेसिस नाउन है। तो एम्फेसाइज जो वर्ब है, इसके साथ तो हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं हैं, और एम्फेसिस जो नाउन है, इसके साथ में हम क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। एम्फेसिस के साथ ओन लगाते हैं, एम्फेसाइज में कुछ नहीं लगाते हैं। तो देखो यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं है। तो वित्त मंत्री ने यहां पे जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है। एम्फेसाइज का मतलब एक प्रकार से स्ट्रेस डालना है। क्या स्ट्रेस डाला है? दैट द जीएसटी हैज मूव्ड, ये कहा है कि, दैट कंजंक्शन है, जीएसटी जो ये इनडायरेक्ट टैक्स रेशियो में उसकी बात है, इसने मूव्ड द कंट्री टुवर्ड्स, देश को इसने मूव किया है, किस तरफ ले गया है देश को? यूनिफाइड, यूनिफाइड का लिखो यूनाइटेड या ज्वाइंट, एक संयुक्त, एकजुट मार्केट की तरफ ले गया है ये सिस्टम। कहां से? एक ऐसी स्थिति से वेयर ईच स्टेट, जहां पे हर राज्य जो है मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब है चार्ज करना, चार्ज भी होता है मैंडेट का मतलब, मैंडेट का डिक्री भी होता है, आदेश देना, कमांड देना, ये सब होते हैं। लेकिन यहां पे जो सटीक बैठेगा मीनिंग वो चार्ज बैठेगा, जहां हर राज्य चार्ज किया करता था, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स, है ना, अलग अलग टैक्स लिया करता था, एंड प्रोसीजर्स, अलग अलग उसके तौर तरीके थे लेने के। वाइल इंटर स्टेट बॉर्डर्स, जबकि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने के जो बॉर्डर थी, वो बॉर्डर्स मार्क्ड थी, चिन्हित थी, किससे? बोटलनेक्ड। बोटलनेक्ड का मतलब है ऑब्स्ट्रैक्टेड, जो बाधित था, बाधा को बोलते हैं बोटलनेक। ऑब्स्ट्रैक्टेड कह दो, हिंडर्ड कह दो। वैसे यहां पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक बार फिर समझ लीजिए, यहां से हमने स्टार्ट किया कि इस ओकेजन को मार्क करते हुए, इस ओकेजन को याद करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जोर दिया इस बात पे कि जीएसटी ने देश को मूव किया है, किस तरफ ले गया है? एक जॉइंट मार्केट की तरफ। कहां से? एक ऐसी स्थिति से जहां हर राज्य ने थोपा हुआ था, लगाया हुआ था एक अलग प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स और प्रोसीजर्स। जबकि पहले के टाइम की बात कर रही है कि पहले क्या था, जीएसटी के बाद क्या बदलाव आए, वो बताना चाह रही है यहाँ पे वित्त मंत्री। तो मैं पहले सब्जेक्ट वर्ब बता दूं। एक तो यहाँ पे सब्जेक्ट निर्मला सीतारमन, इनकी जो वर्ब है वो है एम्फेसाइज्ड। एक यहाँ पे सब्जेक्ट है जीएसटी, वर्ब क्या है? हैज मूव्ड। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जहां जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स थी, अब इंटर स्टेट बॉर्डर्स की वर्ब है वर मार्क्ड, ये पैसिव हो गया, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। तो जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की जो सीमाएं थी राज्यों की, वो चिन्हित थी। मतलब उनमें खास बातें ये थी कि वहां पे बोटलनेक्ड चेक पोस्ट हुआ करती थी, मतलब बाधित चेक पोस्ट, ऐसी चेक पोस्ट जहां पे हिंड्रेंस था। एडेड टू, अब उससे क्या होता था? ये जो चेक पोस्ट थी, वहां पे चेक पोस्ट बनी हुई थी, और ये चेक पोस्ट क्या करती थी? ये बढ़ा देती थी, ऐड करती थी। क्या? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक्स का मतलब है कोई भी सामान को ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना, डिलीवर करना, उसकी जो कॉस्ट आती है उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। कोई भी सामान है उसको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, कहीं एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे, उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो चेक पोस्ट थी, जो हिंडर्ड कहा है, बोटलनेक्ड कहा है, ये चेक पोस्ट ऐड करती थी, मतलब जोड़ देती थी इसके अंदर क्या? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है बढ़ा देती थी और कम कर देती थी। सब्ट्रैक्ट है वो ऐड का ऑपोजिट है, ये हो जोड़ना, ये है घटाना। क्या? इंडियन गुड्स कॉम्पिटिटिवनेस, भारतीय सामान की जो प्रतिस्पर्धा
जो थी, मतलब दूसरे सामानों की अपेक्षा ये सस्ता पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा इसको खरीदेंगे, ये चीज़ यहाँ पे कम हो जाती थी इससे। ठीक है, जो हिंडर्ड चेक पोस्ट थी, जो बोटलनेक चेक पोस्ट थी, वो क्या करती थी, लॉजिस्टिक कॉस्ट को बढ़ा देती थी और भारतीय सामान के जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कम कर देती थी, ये इसका मतलब है। आगे कह रहा है इंट्रोड्यूस्ड सून आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण को बोलते हैं। जो नोटबंदी आपको याद होगा, उस नोटबंदी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है डीमोनेटाइजेशन। इंट्रोड्यूस्ड मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। किसको? जीएसटी की बात है। कब? ठीक बाद में, सून आफ्टर, शीघ्र ही बाद में। किसके बाद में? नोटबंदी के बाद। शॉक मतलब झटका था, जोल्ट था। शॉक का मतलब है जोल्ट। तो ये जो लोग हैं भारत के उनको एक झटका लगा था नोटबंदी के कारण, और उसके ठीक बाद जीएसटी लागू कर दिया गया था। द जीएसटी वॉज व्यूड, जीएसटी की वर्ब है वो वॉज व्यूड है, पैसिव वॉइस है, इसको देखा गया था। व्यू के साथ में हम एज लगा देते हैं, इस रूप में देखा गया था। किस रूप में? कि ये एक और डिसरप्टर है। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। जो ये डिसरप्ट शब्द है इसका मतलब है डिस्टर्ब करना। ठीक है ना, मतलब बाधित करना, व्यवधान पहुंचाना, इसको बोलते हैं क्या? डिसरप्ट। डिसरप्टर हो गया डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला। अनदर है मतलब एक और। जब आपके पास संभावनाएं और हो और एक की बात कर रहे हो तो अनदर लगाते हैं। संभावना जब ज्यादा नहीं हो और एक ही एक संभावना बची हो और जिसके बारे में पता हो तो द अदर लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये बात भी लिख देता हूं यहां पे। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि अनदर एक होता है अदर और एक होता है द अदर। जो अनदर है उसके बाद तो हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन हो तो अनदर लगाते हैं, ये ध्यान रख लो। यहां लगाते हैं प्लूरल नाउन, जबकि इसके बाद सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा कैसा संदर्भ है। ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक। ये वाली जो कहानी है ये स्पेसिफिक की कहानी है, मतलब जब पता होता है आपको नाउन्स के बारे में तब की कहानी है। ये जेनेरिक कहानी है, मतलब इसके अंदर आपको पता नहीं होता हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में अनदर या अदर लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो डिसरप्टर नाउन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे अनदर आ रहा है। डिसरप्टर्स होता तो फिर हम यहाँ पे लगाते क्या? अदर। तो कह रहा है कि इस जीएसटी को लागू किया गया था नोटबंदी के शॉक के बाद। जीएसटी को फिर ऐसे देखा गया कि ये एक और डिसरप्टर है, एक और व्यवधान पैदा करने वाला है। किसके लिए? फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उसके लिए। एंड इट्स इनिशियल टेक्निकल स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल। अब देखो इनिशियल, टेक्निकल, स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं और इसका इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव है। याद रखें इस इट्स में और इस इट्स में फर्क होता है। ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन लगता है। ठीक है, और ये जो इट्स होता है ये होता है इट इज। ठीक है, तो कह रहा है और इसका, ये जीएसटी की बात कर रहा है, जीएसटी का जो शुरुआती तकनीकी, संरचनात्मक या ढांचागत, प्रोसीजरल, जो भी प्रोसीजर से संबंधित, अब नाउन आएगा आगे, चैलेंजेस, जो चुनौतियां थी। ठीक है, इसकी शुरुआती जो भी टेक्निकल समस्या मान लो, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मान लो या प्रोसीजरल चैलेंजेस मान लो, उसने टुक लिया, अवाइल, थोड़ा समय लिया। अवाइल का मतलब थोड़ा समय, किस लिए? सॉर्ट आउट के लिए, मतलब रिजोल्यूशन के लिए, या इसके हल निकलने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा समय लगा इसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। आगे कह रहा है दैट ऑल बिजनेसेस विद एनुअल टर्नओवर। अब सारे के सारे जो बिजनेसेस जिनका वार्षिक टर्नओवर जो है वो कितना है? 5 करोड़ रुपए, विल हैव टू जनरेट, उनको करना पड़ेगा। विल हैव टू कब लगाते हैं? जब आपको ये बोलना हो कि ऐसा करना पड़ेगा, तो इन बिजनेसेस को जनरेट करना पड़ेगा, इन बिजनेसेस को बनाना पड़ेगा। ई इनवॉइसेस, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक, इनवॉइस होता है वस्तुओं की लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसके अंदर बता रखा होता है कि कौन सा सामान और कौन सी सेवाएं आपने ली हैं, उस लिस्ट को बोलते हैं हम इनवॉइस। ठीक है, तो जिस भी बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए सालाना होगा उसको ई इनवॉइसेस बनानी पड़ेंगी, जो कि इस अगस्त से शुरू होने वाला है। ठीक है, एंड दैट देयर हैज बीन नो ऑस्टेंसिबल पुशबैक। ऑस्टेंसिबल का लिख लो एपेरेंट, मतलब ऊपरी तौर पर, एपेरेंट कह दो, क्लियर कह दो। पुशबैक का लिख लीजिए नेगेटिव रिएक्शन, नकारात्मक प्रतिक्रिया।
नेगेटिव रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पुशबैक। ठीक है, और कह रहा है कि कोई भी स्पष्ट रूप से कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं आई है। ठीक है, लेखक कह रहा है कि कोई भी, ऑस्टेंसिबल एडजेक्टिव है, पुशबैक यहाँ पे नाउन है, कि कोई भी, नो डिटर्मिनर है, कि कोई भी क्लियर कट आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। किसकी तरफ से? स्मॉलर बिजनेसेस ओवर दिस, इस चीज को लेकर। किस चीज को? कि ई इनवॉइसेस बनाना पड़ेगा, इस चीज को लेकर जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके तरफ से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया आई नहीं है। तो ये चीज दिखाता है, इंडिकेट करता है, ये दैट जो दे रखा था ना, उसकी वर्ब है ये इंडिकेट करता है दैट फर्म्स हैव ग्रेजुअली एम्ब्रेस्ड, कि ये जो फर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं, उन्होंने ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे एम्ब्रेस कर लिया। एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया है क्या? द चेंज, इस बदलाव को। ठीक है, तो इन्होंने इस बदलाव को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब लिख लो। क्रैकडाउन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट मेजर्स, सख्त कार्यवाही। स्ट्रिक्ट मेजर को बोलते हैं क्रैकडाउन, मतलब सख्त कार्यवाही। तो कह रहा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी जो सख्त कार्यवाही है, किसको लेकर? फेक इनवॉइसिंग। फेक का मतलब होता है फोर्जरी, फोर्जरी कह सकते हो, शैम कह सकते हो, काउंटरफीट कह सकते हो। जाली या नकली जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? जाली या नकली को हम बोलते हैं फेक। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सख्त कार्यवाही है किस पर? जो झूठी नकली इनवॉइसिंग, जो इनवॉइसेस बनाई गई उनको लेकर। अनदर टेक्निक्स, और बाकी की जो टेक्निक्स, मैंने कहा था ना टेक्निक्स देखो प्लूरल नाउन है, हमें फिलहाल नहीं पता कौन सी टेक्निक्स है, तो प्लूरल नाउन के पहले अदर लगाएंगे। ठीक है, अनदर नहीं आ सकता, यहां पे सिंगुलर होता तो अनदर लगा देते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो सख्त कार्यवाही है किसको लेकर? फेक इनवॉइसिंग को लेकर। जिन्होंने झूठी इनवॉइस बना रखी है उस पर सख्त कार्रवाई ये डिपार्टमेंट कर रहा है। और बाकी की जो टेक्निक्स लगाई गई हैं, है ना, डिप्लॉयड का मतलब है यूज करना। ठीक है, बाय टैक्स इवेडर, इवेडर का मतलब होता है अवॉइड। जो टैक्स से बचने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? या तो फेक इनवॉइस बना लेते हैं, या दूसरा काम क्या करते हैं? और टेक्निक्स लगाते हैं, और तकनीक लगाता है कि टैक्स से बचा जा सके। तो इन पर जो सख्त कार्यवाही है, अब इस कार्यवाही की वर्ब है मे, कंपेल। ठीक है, मे बताता है संभावना, पॉसिबिलिटी, मॉडल है, और कंपेल का मतलब होता है इंपेल, या फिर आप इसे कहते हैं फोर्स, या इसे कहते हैं कोर्स, मतलब मजबूर करना, बाध्य करना। तो ये हो सकता है बाध्य कर दे किसको? फ्यू आउटलायर्स को। आउटलायर्स का मतलब होता है जो डिसेंटर है, जो असहमत है, जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। ठीक है, जो मुख्य धारा में आने को तैयार नहीं है, जो सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है, उनको हो सकता है कि वो फॉल इन लाइन टू, टू का मतलब होता है बी, और फॉल इन लाइन का मतलब होता है कि इनको फॉल इन लाइन टू कोज टू, तो आप इसको कह सकते हैं टू कोज टू कन्फर्म, मतलब किसी को कोई चीज का पालन करवाना, है ना। तो ये हो गया इस प्रकार से कि जो भी असहमत लोग हैं, जो भी सरकार की बातें नहीं मान रहे हैं, उसको भी लाइन में लेके आना, उसको भी पालन करवाना, जो भी रूल्स हैं, स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनका। तो ये हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कार्यवाही है किस चीज़ को लेकर? जो भी टैक्स से बचने वाले लोग हैं वो फेक इनवॉइस बनाते हैं, बाकी टेक्निक्स लगाते हैं। तो ये हो सकता है कि जितो थोड़े बहुत, द फ्यू क्यों आ रहा है कि ये कम तो हैं, लेकिन मतलब जितने हैं उतने सारे, जो थोड़े बहुत आउटलायर्स हैं, जो बात मानने को तैयार नहीं है, जो सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये अगर सख्त कार्रवाई हो रही है तो ये उन लोगों को भी क्या कर देगा? मुख्य धारा में ले आएगा, उनसे भी स्टैंडर्ड रूल्स का पालन करवा लेगा। ये है इसका मतलब। ये था आज का एडिटोरियल। अब मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।